हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस एंड जो मेजर टॉपिक है वो है जनरल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब इस टॉपिक के अंडर बहुत सारे देशों ने अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। उन्होंने अपने अपने मेंबर कंट्रीज बनाए हैं। लाइक वन इज़ योर यूरोपियन यूनियन, फिर हमारा सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फिर हमारा सैफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। देन हमारा एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं नाफ्टा, लाइक योर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन एशियन आता है, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशंस। एंड लास्ट में हमारा ब्रिक्स आता है। तो अलग अलग देश अपनी अपने सहूलियत के अकॉर्डिंगली अपनी मेंबर कंट्रीज चूज करते हैं, उनके उनके बीच में ट्रेडिंग करते हैं। बट आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक यूनियन की, कि इकोनॉमिक यूनियन क्या है, वो क्यों डेवलप हुआ एंड उसके फंक्शंस एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक यूनियन की, तो इकोनॉमिक यूनियन एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर कंट्रीज का, जो कि यूरोप में आती हैं। पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में एंड लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक यूनियन वाज द आउटकम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, देशों के बीच में जो ट्रेड था वो एकदम ख़त्म हो गया था। उसी ट्रेड को फिर से जनरेट करने के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट किया। तो इकोनॉमिक यूनियन जो था वो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम फिर से ट्रेड को जनरेट करेंगे। एंड जो ट्रेड की फैसिलिटीज़ पहले होती थी अमंग द कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर से पहले, उसको उसी कंडीशन में लाएंगे। तो इकोनॉमिक यूनियन वॉज द आउटकम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। It was formulated to increase the economic cooperation। जो देश जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनके बीच का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, एंड जो मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट किया गया। एंड टू हेल्प वन अनदर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम मेंबर कंट्रीज हैं तो जो मेंबर कंट्रीज आती हैं, जो भी कंट्रीज इकोनॉमिक यूनियन के अंदर आती हैं, उनके आपस में फ्री ट्रेड होते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस कम से कम होते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ बहुत कम होती हैं। ट्रेड बैरियर्स बहुत कम होते हैं। रिसोर्सेज को वो बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ये सारी चीज बेनिफिट्स एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका इकोनॉमी डेवलप करे। बट इकोनॉमिक यूनियन बनने से पहले इसको हम कहते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली स्टार्टेड वर्किंग एज अ इकोनॉमिक यूनियन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल यूनियन। पहले ये खाली इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी या इकोनॉमिक टर्म्स होते थे उस पे ही हम सारा काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हो गया इसमें। हम पॉलिटिकली एक दूसरे पे निर्भर होने लगे, हमारे पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होने लगे, तो ये पॉलिटिकल यूनियन भी हो गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई इस यूनियन में। ये एक इकोनॉमिक यूनियन भी है, यहाँ पे हम इकोनॉमिकली एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड ये पॉलिटिकल यूनियन भी है, हम पॉलिटिकली भी एक दूसरे से मदद लेते हैं या सजेशंस देते हैं। एक दूसरे का मतलब है अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है इट कवर्ड ऑल द एरियाज। ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट का एरिया हो रिगार्डिंग द इकोनॉमी, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो कि हमें अपना एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो इन 1993 इट्स नेम चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी टू द यूरोपियन यूनियन। इनिशियली ये एक इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, खाली हम इकोनॉमिक एक
से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो एक दूसरे से शेयर करते थे ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकें चीज़ों को। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हो गया, तो ये एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से यूरोपियन यूनियन बन गया। ठीक है, प्रेजेंटली देयर आर 28 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, और इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली जब ये ओरिजिनेट हुई थी देयर वर अराउंड 6 मेंबर्स, नाउ इट हैज 28 मेंबर्स, Croatia being the latest member of the economic union who joined on 1st July 2013. Then जो economic union है, it has emerged as a successful political union that has led its members in achieving better living standards. जो member countries हैं उनके जो individuals हैं, citizens हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत योगदान दिया है। टू मेंटेन पीस विद इन द मेंबर कंट्रीज, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ह्यूमन राइट को प्रमोट करना बोथ इंटरनली एंड अराउंड द वर्ल्ड इज द मेन गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम एक मेंबर कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं तो वही देखती हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हर तरीके का एक डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो अमंग द मेंबर कंट्रीज। वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए या एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए आपस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हर इंसान अमंग द मेंबर कंट्रीज वो ईजिली उसको फॉलो कर सके। तो ऐसे ही यूरोप के जो कंट्रीज थी उन्होंने आपस में 28 मेंबर कंट्रीज ने आपस में मिलकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि यूरोपियन नेशंस अप प्रॉस्पर कर सके एंड डेवलप कर सके। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूरोपियन यूनियन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे कि सारे एग्रीमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ही इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप एन एरिया ऑफ फ्रीडम अमंग द मेंबर कंट्रीज। हम एक ऐसा एरिया डेवलप करें जहाँ पे फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, आपस में जस्टिस प्रिवेल करता हो। ठीक है, टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगेन मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई ज़्यादा साइंटिफिक कंट्री है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को शेयर करे जो कि मेंबर कंट्री है। अपनी चीज़ें एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं ताकि दोनों मेंबर कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। इंटरनल फ्री मार्केट हम क्रिएट कर सकें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ताकि फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड हो सके। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसकी हम रिस्पेक्ट करें। एक जो यूरोप का कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यूरोपियन यूनियन के। देन इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 28 मेंबर कंट्रीज़, वो जब आपस में ट्रेड करते हैं तो जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेस होते हैं, उसको इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, हम एक देश से दूसरे देश में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई फिक्स्ड क्वांटिटी ना हो, तो लिमिटेशन जो है लगा हुआ है कि हम इतने ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम एनी नंबर, एनी अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकें। देन जो फ्लो ऑफ मैन है, फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ मटेरियल है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। हम अमंग द मेंबर कंट्रीज जो अपॉर्चुनिटी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट of the workers and to raise the standard of living वो प्रोवाइड कर सकें। फ्रेश रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज करने का मौका मिल सके। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।